नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों के साथ, जहां एनडीए ने अपना जीत का परचम लहरा लिया है और इसका जलसा जो है वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में देखा गया, जहां कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ जीत का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्री इस समारोह में मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये ढोल, नगाड़े और नाच गाना बिहार की जीत का जश्न है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंच से भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी के पास साइलेंट वोटर है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, और ये साइलेंट वोटर हैं महिलाएं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। और उसी तरीके से वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में छाई रही काबा ईबा की बहस की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में विकास बा। बिहार के चुनाव में एक बात बहुत आई, काबा काबा काबा, और उसमें से निकला ईबा ईबा, बिहार में ईबा ईबा ईबा। और सबसे बड़ी बात यह आई कि बिहार के चुनाव में विकास बा विकास बा विकास बा, और विकास के साथ विकास को वोट बा, और लूट को और गुंडाराज को चोट बा। ये भी हमको समझना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजों में जेडीयू का प्रदर्शन जहां खराब रहा, वहीं बीजेपी ने अच्छी सीटें हासिल की। और इसके बाद, इन नतीजों के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। मोदी मोदी मोदी। बिहार में जीतने के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जीत का जश्न था। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल थे। कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। प्रचार के दौरान घटक दलों में तनाव दिखा था, लेकिन जीत सबको साथ ले आई। पटना में बीजेपी मुख्यालय में भी पोस्टरों पर मोदी और नीतीश एक साथ दिखे, लेकिन पार्टी के फीके प्रदर्शन के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? बीजेपी के बड़े नेता तो यही कह रहे हैं कि नीतीश को बदलने का सवाल नहीं। बीजेपी अपने निर्णय पर कायम है और नीतीश जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के खराब प्रदर्शन की एक वजह ये भी थी कि चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को करीब 3 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया। प्रेस सम्मेलन में खुद चिराग पासवान ने कहा कि वो चाहते थे कि चुनावों में बीजेपी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे, इसलिए वो अपनी पार्टी के असर से खुश हैं। ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें हम लोग जीतें, पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। किसी ने किसी का कद छोटा नहीं किया है, हम सब बराबर के साझेदार हैं। बिहार का जो भी भविष्य होगा उसे गठबंधन के चारों साथी मिलकर तय करेंगे। कुछ सीटें हमने जीती और कुछ हारी, लेकिन ये सब चुनावों का हिस्सा होता है। बीजेपी भले ही अपने बयानों में नीतीश का मजबूत साथ दे रही हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश के चौथे कार्यकाल में उनके अधिकार कम हो सकते हैं। पटना में बीजेपी विधायक के घर पर जीत का जश्न तो मनाया जा रहा है, नीतीश को समर्थन इनका भी है, लेकिन उत्साह में कुछ कमी है। गठबंधन धर्म को निभाने में हम लोग शुरू से आगे रहे हैं। कई राज्यों में अपने आप का हमारे आंकड़े अधिक भी रहे, फिर भी हमने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट के साथ हम गए। चुनाव के बाद भी निश्चित रूप से हम लोग उसी चीज को संकल्प है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनने जा रही है। हमारे यहाँ योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पहले से है तो उसको बनाने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नीतीश जी इज द लास्ट टाइम ऑफ दिस पोस्ट। कुछ छोटी मोटी उनसे गलतियाँ हुई हैं जिन्हें इम्प्रूव करेंगे। सुशील मोदी जी जो है हमारे कोई कम नहीं है। नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन शायद वो पहले से कहीं कम असरदार हो सकते हैं। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
बिहार चुनाव के नतीजों में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान जेडीयू को सियासी नुकसान पहुंचाने को ही अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। इधर जो कांग्रेस है वो अपनी नाकामी का ठीकरा टिकट बंटवारे पर फोड़ रही है। पटना से रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत जरूरी है। चेहरे पर ना तो हार की हताशा दिखी और ना ही महज एक सीट जीतने की असहजता। वोटों की गिनती के 24 घंटे बाद आखिरकार एलजेपी के नेता चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब हुए। पटना दफ्तर में चली 20 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को दिया और नीतीश कुमार का जिक्र तक नहीं किया। इस बात को मैंने शुरू से स्पष्ट कहा कि भाजपा को किस तरीके से लाभ मिले और जनता दल यूनाइटेड को किस तरीके से नुकसान पहुंचे, मैं शुरू से मेरा लक्ष्य था, क्योंकि नीतीश कुमार जी का साथ निश्चय बिहार में विकास ला सकता है, इस बात को मैं नहीं मानता था और इसी लक्ष्य के साथ मैं चुनाव में उतरा था और मुझे खुशी है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के मामले में कांग्रेस एलजेपी का बड़ा भाई साबित हुआ। चुनाव में महज 9% वोट लेकर वो 19 सीटें जीत पाई, लेकिन इसके लिए कांग्रेस के नेता अपनी कमजोर रणनीति को कम और कमजोर सीट देने का आरोप ज्यादा मढ़ रहे हैं। ज्यादा नहीं दी गई थी, जितना बनता था हिस्सा उतना दिया गया था। हाँ, यह बात सत्य है कि हम लोगों को काफी कमजोर सीटें दी गई थी। बिहार विधानसभा का इस बार का चुनाव अपनी मैराथन मतगणना, तेजस्वी के तेज तर्रार चुनावी प्रचार और बीजेपी की बेहतर रणनीति के लिए जरूर जाना जाएगा। पटना से रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ऑनलाइन फिल्म ऑडियो विजुअल प्रोग्राम पर अब सरकार की निगरानी होगी। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि नेटफ्लिक्स और बाकी जो ऑनलाइन पोर्टल हैं अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे। अब से नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन डिमांड स्ट्रीमिंग सेवाओं को भी पंजीकरण और नियमों का पालन करने की जरूरत होगी। डिजिटल सामग्री पर निगरानी के लिए पहले दौर में सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कुछ अधिकार दिए हैं। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक ये बदलाव 1867 विंटेज प्रेस और पंजीकरण अधिनियम के तहत नया कानून बनाने के लिए एक कोशिश है। समाचार वेबसाइटों के लिए जरूरी है कि वो खुद को समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत करवाएं। प्रस्तावित कानून को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। दरअसल सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट के बारे में शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2020 को आईएनबी मंत्रालय के अधिकारियों को बदलाव के आदेश दिए। फिलहाल प्रिंट मीडिया से जुड़ी शिकायतों को सुनने के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। टेलीविजन न्यूज चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए के तहत आते हैं। इस पहल के जरिए केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि जो दूरियां ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बीच में हैं वो कम हो सकें। साथ में जो सभ्य समाज है उसने व्यापक रूप में अपने आसपास जो रेड लाइंस निर्धारित की हुई हैं वो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं वो कभी पार ना कर सकें। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगरा भी प्रदूषण की चपेट में है। आसमान में जहरीली धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से ताजमहल भी आज सुबह साफ नजर नहीं आया। टूरिस्ट परेशान दिखे क्योंकि जिस ताजमहल को देखने के लिए वो दूर से आए थे उसी ताजमहल के दीदार नहीं हो सके। वजह थी हवा में फैलता प्रदूषण। जहरीली धुंध छाने की वजह से ताजमहल धुंधला दिखाई दिया। दोपहर 1 बजे आज आगरा का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बनारस में परदेसी परिंदे। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि दिवाली के बाद 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे। पर क्या इस फैसले से बच्चे और उनके माता पिता खुश हैं और सहमत हैं? पूर्वा चिटनिस की इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि दिवाली के बाद से महाराष्ट्र की 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएं। इसके लिए कोविड के दिशा निर्देश भी लागू किए गए हैं।
सारे टीचरों को 17 से 22 नवंबर के बीच RT-PCR जांच करवानी होगी। छात्रों को अपनी पानी की बोतल और खाना लाना होगा। सिर्फ अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की कक्षाएं होंगी। हर बेंच पर सिर्फ एक छात्र बैठेगा। हर दूसरे दिन 4 घंटे तक कक्षाएं होंगी। आशिका सिंह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उनका स्कूल भांडुप में है और वो वहां जाने से घबरा रही है। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस फिलहाल बेहतर विकल्प है। मुझे स्कूल जाने का इंतजार है, लेकिन इस महामारी की वजह से डर भी है, क्योंकि हालात अभी काबू में नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से स्कूल ना जाकर ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर है, लेकिन गणित जैसे विषयों के लिए स्कूल खुलने चाहिए। वैसे आशिका के पिता का नजरिया बिल्कुल अलग है। अच्छा डिसीजन है। करीब साल भर हो गया है घर से में बैठे थे। अभी 2-4 महीनों से इन लोग का ऑनलाइन क्लास चालू हुआ है मतलब। लेकिन जो कंसंट्रेशन इन लोग का स्कूल में बनता है, वहाँ जो हिसाब से पढ़ाई कर लेते, घर में किसी भी हिसाब से नहीं कर सकते। सीमा घरत की बेटी 9वीं कक्षा में है और उन्हें उसे स्कूल भेजने में घबराहट हो रही है। चूँकि अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई है, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी के सेहत को लेकर चिंता है। नहीं होना चाहिए अभी तो 2-3 महीना, अभी कम होता जा रहा है ना, तो थोड़ा 2 महीना और लेट हो जाएगा तो चलेगा। नहीं तो वापस बच्चे लोग तो मास्क भी लगा के बैठता नहीं है ना, स्कूल में भेजेगा तो बात तो बाजू में बैठेगा, बात करेगा तो सब हो जाएगा। राजेश सिंह एक निजी स्कूल में पढ़ाते हैं और कहते हैं बच्चे जब स्कूल आएंगे तो बच्चों की निगरानी करना एक बड़ी चुनौती होगी। विद्यालय चालू कर दें और कल अगर बच्चों को या शिक्षकों को अगर कोरोना महामारी से अगर कुछ उनको होता है तो ये सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। राज्य सरकार ने स्कूल्स को शुरू करने की अनुमति तो दी है, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जो कि झुग्गी बस्ती जैसे इलाके में है, जहां पे स्वच्छता एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या इन सब के बारे में भी विचार किया है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। मुंबई से सोहित मिश्रा के साथ पूर्वा चिटनेस, NDTV इंडिया। और वाराणसी में गंगा नदी पर आज बड़ी संख्या में परदेसी परिंदे दिखे। गंगा नदी में ये जो पक्षी उड़ रहे हैं, ये साइबेरियन पक्षी हैं। बड़ी संख्या में आए ये परिंदे सैलानियों का भी ध्यान खींच रहे हैं। इन परिंदों के आने से गंगा तट का नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है। जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं वो भी यहाँ लुत्फ उठा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में वाराणसी में साइबेरियन पक्षी आते हैं और करीब 3 महीने तक यहाँ रहते हैं। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।